हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीटीईटी 2017 के आए हुए शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसकी दो सीरीज़ आएगी। पहली सीरीज़ में मैंने 1 से 15 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। दूसरी सीरीज़ में मैं 15 से 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं सॉल्व करवाया गया है, बल्कि क्वेश्चंस के अलग अलग पहलू और ऑप्शंस को देखते हुए भी तमाम चीज़ों को समझाया गया है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए, देर न करते हुए हम लोग वीडियोज़ को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बिल्कुल करेक्ट है ये। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने ही दिया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, देखिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के लिए बिल्ली का प्रयोग किया था ना। अपने प्रयोग को देखने के लिए उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया के लिए उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। सीखने के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो बीएफ स्किनर ने किया था। बिल्कुल सही है। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए चूहों का और कबूतर इत्यादि का प्रयोग किया था। ठीक है, अपने प्रयोग में उन्होंने कबूतर और चूहे इत्यादि का प्रयोग किया था। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, ठीक है, ये आपका पावलोव जो थे, इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है, सीखने का समग्र सिद्धांत, हल ने दिया था। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत है। ठीक है, हल ने ये सिद्धांत बिल्कुल नहीं दिया था। चलिए बताइए, हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। हल ने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। प्रबलन का सिद्धांत किससे रिलेट करता है? हल से रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? देखिए, इसमें क्रो ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। गाल्टन जो है इसका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, मिस्टर गाल्टन जो थे, उनका संबंध जो है वो सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपका विवादित क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन है क्रो और क्रो का। क्रो एवं क्रो का कथन है ये। देखिए, सृजनात्मकता होती क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सृजनात्मकता का मतलब ये होता है कि परंपरागत ढंग से हट करके किसी नए तरीके से किसी चीज़ को सोचना और चिंतन करना। परंपरागत तरीके से हट करके किसी नए ढंग से किसी तथ्यात्मक चीज़ों को सोचना ही सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, चलिए, इसका मतलब इसमें ये जो ऑप्शन दिया गया है क्रो और क्रो, ये ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है ये। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए, बाल्यावस्था बिल्कुल गलत है। विद्रोह की भावना हमेशा याद रखिएगा, विद्रोह की भावना किशोरावस्था में पैदा होती है। ठीक है, किशोरावस्था में भी 2 अवस्थाएं होती हैं, एक पूर्व किशोरावस्था होती है, एक उत्तर किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो विद्रोह की जो भावना होती है, जिसमें समाज से लड़के समाज को बदलना और नई नई चीज़ें हैं ना, वो सब पूर्व किशोरावस्था की ही एज में पाया जाता है। ठीक है, उत्तर किशोरावस्था में इन कंपैरिजन पूर्व के स्थायित्व आ जाता है। व्यवहार में बालक या के व्यवहार में जो है वो स्थायित्व आ जाता है। उतनी उग्रता नहीं रह जाती जितनी कि पूर्व किशोरावस्था में रहती है।
ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइएगा कि किशोरावस्था की अवधि कहाँ, किस एज से किस एज तक की होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, देखिए सीखने की वह अवधि, एक ऐसी भी अवधि आती है जबकि सीखने की प्रक्रिया ऐसे चढ़ती है लेकिन उसके बाद, उस अवस्था के बाद जो है सीखने की अवस्था में कोई भी सुधार नहीं होता है, उसको कहा जाता है सीखने का पठार। क्या कहा जाता है? सीखने का पठार। ठीक है, पठार, पठार बनाए ना ये ऐसे। पठार वो अवस्था होती है जहां पर चरम स्थिति आती है सीखने की, उसके बाद वो धीरे हो जाती है और फिर शून्य तक पहुंच जाती है। ठीक है, इस अवस्था में छात्र को कुछ भी सिखाना नहीं चाहिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, इस अवस्था से निकलने के बाद जो है फिर से छात्र को जो है नई बातों को, तथ्यात्मक चीज़ों को सिखाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार आता है या इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका बनता है जो एग्जाम में आता है। देखिए, बुद्धि लब्धि को कहते हैं IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। ठीक है, इसको निकालने का सूत्र क्या होता है? आपका मानसिक आयु यानी मेंटल एज जो होता है वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको याद कर लीजिए। IQ निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु, मेंटल एज बटे जो वास्तविक एज है, रियल एज है वो आपकी, ठीक है, इंटू 100। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें थॉर्नडाइक के बारे में। पहले बताइए थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक अमेरिका से रिलेटेड थे। ठीक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक, इनकी एक पुस्तक आई थी थॉर्नडाइक की, उसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। ये किताब कब आई थी? ये पुस्तक आई थी 1913 में, 1913। ठीक है, इस पुस्तक में, इस किताब में इन्होंने जो है सीखने के बहुत सारे सिद्धांत दिए थे। ठीक है, सीखने का बहुत सारा नियम दिया था। इसी से देख लीजिए, इसमें सीखने का नियम, अगर ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि सीखने का नियम कौन सा है और किसने दिया, तो सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन कौन सा नियम दिया था? 3 नियम दिया था सीखने का। पहला नियम था तत्परता का नियम। क्या नियम था? तत्परता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या था? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपके अंदर तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि अभ्यास भी करना है ना, सीखने के लिए आपको अभ्यास भी रिक्वायर्ड है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तीसरा है आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और फिर प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम इन्होंने दिए थे। ठीक है, और देखिए प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आपने सीख लिया, और एक इन्होंने दिया था एक सिद्धांत बुद्धि के बारे में भी। बुद्धि का एक सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत। क्या नाम है? बहुकारक सिद्धांत। इसको लिखते हुए चलिएगा आप लोग। बहुकारक सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने, इन्होंने ही, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। प्रयास और भूल का भी सिद्धांत मैंने बताया अभी, प्रयास और भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। ठीक है, चलिए और बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। बताइए कि कोहलर जो थे, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलर ने
कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। क्या आप बता सकते हैं कि सूझ का सिद्धांत देने के लिए उन्होंने किस पशु का प्रयोग किया था? इन्होंने किस जानवर पर या किस पशु पर प्रयोग किया था? इन्होंने बनमानुस जिसको कहते हैं, ठीक है, उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग करके इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हाँ, पावलोव के बारे में बता दीजिए। पावलोव जो थे, इन्होंने, मैंने बताया, पावलोव ने क्या दिया था? क्लासिकल लर्निंग, है ना, क्लासिकल सिद्धांत इन्होंने सीखने का दिया था, और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किए हुए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सामान्य मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए, सामान्य मनुष्य कोशिका में 23 जोड़े, 23 जोड़े का मतलब कुल मिलाकर के कितने जोड़ा है ना, 2 से गुणा कर लीजिए, 46 गुणसूत्र होता है, ठीक है। एक बीमारी होती है, आप उसका नाम बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, कि जब एक जोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चे के अंदर किस तरह का मानसिक विकास होता है, और उस बीमारी को क्या कहा जाता है? उस बीमारी को क्या कहा जाता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रसूत, पहले क्रिया करवाई, उसके बाद उस पर रिलेट किया, उन्होंने अनुबंध लगाया वहां से, है ना। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? मेनली स्किनर ने मेनली चूहे पर प्रयोग किया था, और इनका प्रयोग कबूतर वगैरह पे भी थे, लेकिन जो सबसे मुख्य प्रयोग था इनका स्किनर का, वो चूहे पर था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कोहलर जो है वो अधिगम, लर्निंग से संबंधित है ना। ये सारे जितने भी हैं, ये गेस्टॉल्टवादी, ये सारे जितने भी थे, है ना, कोहलर इत्यादि, ये क्या कहते हैं, अधिगम यानी लर्निंग से रिलेट करते हैं, ये सारे के सारे मनोविज्ञानी। चलिए अगला आपका है, अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल। कौन थे? कैटल। इनका मनोविज्ञानी का नाम था कैटल, ठीक है। चलिए यहीं पर बताइए, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एक कारक सिद्धांत दिया था बिने। क्या नाम था उनका? बिने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ चलिए यहाँ पर बताइए, थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। बुद्धि का जो तमाम सिद्धांत है, या बुद्धि जो आईक्यू लेवल आपका होता है, जिसके बारे में बता रहा था, सामान्य बुद्धि जो होती है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो किस संख्या के बीच में होता है? सामान्य बुद्धि जो होती है वो आपकी 90 से 110 के बीच में होती है, ठीक है। सामान्य बुद्धि जो होती है वो 90 से 110 के बीच में होती है। इसके नीचे जो होते हैं वो सारे कमज़ोर होते हैं। इसके ऊपर आईक्यू लेवल वाले जो होते हैं वो सारे के सारे बुद्धिमान होते हैं। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता दे रहे हैं। सामान्य बुद्धि के ऊपर जो होती है वो आपकी तीव्र बुद्धि आती है, ठीक है। कौन सी बुद्धि आएगी? तीव्र बुद्धि। तीव्र बुद्धि वाले जो होते हैं वो 110 से, मतलब 90 से 110 सामान्य बुद्धि हो गए, 110 से 120 मान लीजिए, ठीक है, के बीच तीव्र बुद्धि होती है। और 130 के जो ऊपर होती है वो प्रखर ना प्रतिभाशाली बुद्धि होती है। प्रतिभाशाली बुद्धि 130 के ऊपर होती है, ठीक है। अब ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से चीज़ें क्वेश्चंस आपकी बनती हैं एग्जाम में, ठीक है। अब नीचे आ जाइए। सामान्य से जब नीचे आएंगे आपकी, तो मंद बुद्धि जो होगी वो आपकी 80 से 90 के बीच में होती है। मंद बुद्धि 80 से 90 के बीच में। और 70 से नीचे की जो बुद्धि होगी, 70 से नीचे की, वो जड़ बुद्धि होती है।
एक बार फिर से देख लीजिए, सामान्य बुद्धि जो होगी वो 90 से 110 के बीच, तीव्र बुद्धि जो होगी वो 110 से 120 के बीच होगी, 130 के ऊपर जो होगी वो आपकी प्रतिभाशाली होते हैं। सामान्य से नीचे आ जाइए, सामान्य से नीचे 80 से 90 जो है आपकी मंद बुद्धि और 70 से नीचे आपकी जड़ बुद्धि होगी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ आपके लिए डिस्कस कर दिया। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन, ना यहां पर कहा गया मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु किया जाता है? ठीक है, ये सृजनशीलता जो होती है उसमें सुधार हेतु किया जाता है। सृजनशीलता, मैंने बताया सृजनशीलता क्या है, परंपरागत ढंग से हट करके नए तरीके से सोचना, इसी को सृजनशीलता कहते हैं। और ये जो रिलेट करता है मानसिक उद्वेलन, ये आपका सृजनशीलता से रिलेट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से रिलेट करते हैं। गोलमैन किससे रिलेट करते हैं? संवेगात्मक बुद्धि से रिलेट करते हैं। अगले ऑप्शन पे आ जाइए। अगला है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से शेष से भिन्न है, कौन शेष से भिन्न है? अधिगम का सिद्धांत, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ये भी इससे रिलेट करता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये भी इसी लर्निंग से ही रिलेट करेगा, लर्निंग से ही रिलेट करेगा। लेकिन ये ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये आपका अलग सिद्धांत है। ये किससे रिलेट करता है? ये रिलेट करता है मोटिवेशन से। क्या आप बता सकते हैं कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत CL हल का सिद्धांत है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत देखिए, ये जो CL हल थे जिसके बारे में मैंने अभी बताया, प्रबलन का सिद्धांत, इन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति जो मोटिवेट होता है वो अपने बायोलॉजिकल जो नीड्स होती है, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति मोटिवेट होता है या अभिप्रेरित होता है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत इससे भिन्न है। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक क्वेश्चन और 16 क्वेश्चंस, इतना देख लीजिए। संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है। कोई भी जब ज्ञान आता है तो उसका जो सबसे न्यूनतम स्तर होता है वो सिर्फ ज्ञान होता है, ठीक है। और जब उसका अनुप्रयोग वगैरह होता है तो वो सबसे हाई लेवल पर होता है, उसका अनुप्रयोग कर पाना वो सबसे हाई लेवल पर है ना। संज्ञानात्मक संप्रति का उच्चतम स्तर जो है वो उसका अनुप्रयोग है, लेकिन जो सबसे निम्नतम स्तर है वो सिर्फ उस ज्ञान का आ जाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने इस सीरीज में 16 क्वेश्चंस तक लगभग सॉल्व कर लिए हैं। इसके एक वीडियो और आएगा, उसमें मैंने 17 से लेकर के 30 तक सारे क्वेश्चंस को लगभग सॉल्व करवा दिया है आपका। दोस्तों अगर ये आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम उसी हिसाब से आपको बताएंगे। ठीक है, या आप लोगों को कुछ और भी पढ़ना हो तो वो भी आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।